सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले ये जान लेते हैं कि हमने अभी तक जिन जिन बिंदुओं के विषय में जानकारी प्राप्त की उनकी स्थिति क्या है। तो दोस्तों, मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा था कि सबसे पहले हम भारत को जानेंगे, भारत की सीमा से संबंधित चीज़ों को समझेंगे और इसके साथ ही उसके राज्यों के संदर्भ में थोड़ा बहुत या उससे संबंधित सीमा रेखा से संबंधित चीज़ों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो उस संदर्भ में हमने भारत की चीज़ों के संदर्भ में जाना, उसके समुद्री क्षेत्र के विषय में जाना, इसके साथ ही हमने स्थल सीमा से लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय राज्यों की बात की, या कहने का तात्पर्य है कि ऐसे राज्यों की बात की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। अब इस कड़ी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और एक विशेष राज्य की आज बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। ये राज्य आप जानते हैं कि हमारे जो भी डिस्प्यूट है पड़ोसी देशों को लेकर, या फिर जो भी हमारा उल्लेख मिलता है, और ये विवाद हमारे इसके पड़ोसी देश से पाकिस्तान से रहे हैं या फिर चीन से रहे हैं, और हाल ही के पिछले वर्ष में या हाल ही के समय में ये हमें नेपाल से भी देखने को मिले हैं। तो आज हम मुख्य रूप से इस सेशन में बात करते हैं जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में और इसके साथ ही जो इससे संबंधित विवाद रहे। तो आपके सामने मैंने जम्मू कश्मीर का एक मैप बनाया है, तो इसी में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ मैं जम्मू एंड कश्मीर जो भी कहूँगा इसका तात्पर्य आप पूरे जम्मू एंड कश्मीर से लीजिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के नए विभाजन के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो अलग अलग क्षेत्र बन चुके हैं, फिर भी हम पूरा ओवरऑल डिस्कस यहाँ पर इस जम्मू कश्मीर के संदर्भ में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो ये देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के आसपास कौन से देश हैं। तो जम्मू कश्मीर के इस तरफ आप ध्यान दें तो इसका नाम है पाकिस्तान, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका। दूसरा, यहां पर हमने पहले आपको बता दिया है अफगानिस्तान, और तीसरा आपका ये पूरा पोर्शन है चीन, जो कि ये जम्मू कश्मीर अर्थात वर्तमान लद्दाख से होते हुए आपका यहां तक लगता है, इसका भूटान, इसका तिब्बत क्षेत्र, इसी संदर्भ में हम बात करते हैं। अब हम सबसे पहले ये समझ लें कि जो पाकिस्तान और भारत की क्या स्थिति है, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये भी जान लेते हैं कि अफगानिस्तान और भारत के बीच क्या भौगोलिक रेखा या फिर क्या स्थिति है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है इसका नाम है डूरंड रेखा, ठीक है। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। इसका निर्माण किया गया, जो इसका निर्धारण किया गया था वो किया गया था 1893 के आसपास इसका निर्धारण किया गया था। अब अगर अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच सीमा रेखा की बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा 1893 में पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं था। इसका तात्पर्य है कि तब भारत का विस्तार इन सब क्षेत्रों से लेकर ये पूरा क्षेत्र भारत के अधीन आता था, और तब भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा थी, डूरंड रेखा जो निर्धारित की गई थी, ये जो है अब ये यहां से जाती थी, मतलब भारत और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन जब 1947 में देश का विभाजन हुआ और भारत से पाकिस्तान के रूप में अलग हुआ, तो यहां से आगे की जो भी डूरंड रेखा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आने लगी, और ये इन दोनों के बीच सीमा रेखा के रूप में पहचानी जाने लगी। ये आप समझने की यहां पर कोशिश करिए। अर्थात डूरंड रेखा का निर्धारण जो है वो 1893 में अफगानिस्तान और भारत के बीच हुआ था, लेकिन 1947 से ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी सीमा रेखा के रूप में कार्य करती है। अब यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा क्या है।
तो इसके बीच की जो सीमा रेखा है इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। इसका भी निर्धारण रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो है विभाजन रेखा है, इसका निर्धारण 1947 में किया गया बॉर्डर कमीशन के द्वारा। सबसे पहले मैं कुछ एरिया को आपको लोकेट कर दे रहा हूं, तब मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई, विवाद की स्थिति क्या है, और तब हमें चीजें ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। तो यहां देखिए रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, या फिर कह सकते हैं जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच, या फिर जम्मू कश्मीर अथवा लद्दाख और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। और इसके साथ ही अगर बात करें हम अफगानिस्तान पाकिस्तान हो गया, अब बात करें चीन तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच में, तो इस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, ठीक है, ये इसका निर्धारण हुआ 1914 में भारत और चीन के बीच में। अब ये तो हो गया कि जो भारत कहता है कि ये जो स्थिति है ये वास्तविक यही रेखाएं हैं और इसी के अनुसार जो है सीमा रेखा का निर्धारण होना चाहिए। परंतु अब हम देखते हैं कि वर्तमान में किसका नियंत्रण कितने पे है। तो अगर इस मैप को आप ध्यान से देख रहे हो तो यहां पर एक मैप हम बनाते हैं। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का वह भाग है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण का निर्धारण करता है। इसे मैं डॉट लाइन से कर देता हूं, आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। दूसरा मैं बात करता हूं चीन और भारत के बीच में ये पोर्शन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये रेखाएं तो वास्तव में यही सीमा रेखा है, लेकिन वर्तमान में जो आधिपत्य है वह भारत का केवल इन क्षेत्रों में है। इसके साथ ही यहां पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो तो पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहित किए गए थे, परंतु इसे अब चीन को सौंप दिया गया है। मैं यहां लिख देता हूं, ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन आपका है, ऐसा क्षेत्र है जो पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र कब्जा कर लिया गया है। पाकिस्तान द्वारा अधिकृत या कब्जा किया हुआ, इसी को बोला जाता है POK या पाक, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अर्थात जम्मू एंड कश्मीर का ऐसा भाग जो पाकिस्तान का वास्तव में तो नहीं है, लेकिन उसने कबीलाई भेष में आक्रमण करके इन भागों को इन चीजों को अपने अधिकार में ले लिया। अब बात करते हैं हम इस क्षेत्र की, तो यह पोर्शन आपका है अक्साई चीन। अक्साई चीन यह एक क्षेत्र है जो कि वास्तव में भारत का क्षेत्र है, परंतु यहां पर चीन ने आक्रमण करके इन भागों पर अपना अधिकार कर लिया है। अब आप मैप में स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि ये भाग छूट जा रहा है, तो ये एक ऐसा भाग है जो कि पाकिस्तान ने तो कब्जा किया था, लेकिन ये सौंप दिया है चीन को। तो यहां लिख सकते हैं पाकिस्तान द्वारा चीन को सौंपा गया भारतीय क्षेत्र। क्लियर? तो ये आपके सामने स्पष्ट हो गया है कि ये आपकी रेड क्लिफ रेखा है जो 1947 में निर्धारित की गई थी। ये आपकी डूरंड रेखा है जो कि 1893 में निर्धारित की गई थी। उस समय यह भारत और अफगानिस्तान के बीच था, परंतु 1947 में जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया
तो इसका अधिकांश भाग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करता है, परंतु अभी भी कुछ भाग जो है वह अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। इसके साथ यह भी जान लीजिए कि जो भी स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसमें सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत और अफगानिस्तान के मध्य इस क्षेत्र की लगती है। क्लियर। इसके बाद अगर भारत और चीन की बात करें तो ये आपका अक्साई चीन क्षेत्र है, जो कि 1962 के युद्ध में 1962 जो भारत चीन का युद्ध हुआ था उसमें चीन द्वारा भारतीय भाग को कब्जा कर लिया गया और ये उसकी स्थिति है। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि ये सारी चीजें घटी कैसे। तो पहले हम पाकिस्तान की बात करते हैं। जैसा कि आपको ये जानकारी होगी, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो 1947 का एक भारत का स्वतंत्रता अधिनियम आया था। उस अधिनियम में आपकी 3 बातें कही गई थी। पहली बात क्या कही गई थी कि 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन होगा और भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण होगा। दूसरा पॉइंट यह कहा गया था कि 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। और तीसरा यह कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के अतिरिक्त जो भी देसी रियासतें हैं, अर्थात जो राजा रजवाड़े या इस तरह के लोग हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं, अन्यथा यदि वे अलग राष्ट्र के रूप में अपनी मान्यता स्थापित करना चाहते हैं तो वो भी स्थापित कर सकते हैं। ये बातें कही गई थी देसी रियासतों के संदर्भ में। अब इससे पहले एक चीज हम जान लेते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का निर्णय किया गया तो विभाजन में कुल मिला के देखा जाए मुख्य रूप से 3 प्रमुख चीजें होती हैं। पहला, क्षेत्रों का बंटवारा, दूसरा नागरिकता अर्थात कि कौन नागरिक बन सकता है, चाहे वो पहले यहां से रहता हो या फिर वो कहीं से आके बसना चाहता हो। और जो तीसरा हमें मिलता है वो आपका प्रमुख रूप से मिलता है संसाधनों का बंटवारा। तो हमारा मुख्य टॉपिक भूगोल के अंतर्गत क्षेत्रों के बंटवारे की बात है। जहां तक नागरिकता की बात है, आप संविधान में से स्पष्ट रूप से पढ़ लेंगे। जब संविधान के भाग 2 की बात आती है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक की बात आती है, तो उसमें नागरिकता के स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं, वहां इन्हें अच्छे से समझा जा सकता है। जब भी संसाधनों की बात आती है तो संसाधनों में एक प्रमुख है नदियों का बंटवारा, तो वो सिंधु जल विवाद से संबंधित टॉपिक हम नदी वाले में पढ़ेंगे। आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो क्षेत्रों के बंटवारे की बात है। तो इसी क्षेत्रों के बंटवारे के लिए जो है एक बॉर्डर कमीशन गठित किया गया। उसका काम क्या था कि भारत के उन क्षेत्रों को अलग करना जो कि पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश के रूप में मान्यता प्राप्त करेंगे। इस बॉर्डर कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सर रेडक्लिफ, और उन्हीं के द्वारा जिस रेखा का निर्धारण हुआ उसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, जो कि वर्तमान में भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और कुछ हद तक गुजरात राज्यों से और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। अब इससे संबंधित विवाद ये है कि मुख्य रूप से तो यही रेखा है, परंतु जो दोनों देशों का अधिकार है वो इस रेखा पर स्थापित नहीं है। इसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं आपके 1947 के अधिनियम की। तो 1947 के अधिनियम में ये बातें मैंने आपको बताई और स्पष्ट किया कि देसी रियासतों को किसी भी क्षेत्र में सम्मिलित होने का अधिकार था, चाहे वह पाकिस्तान में सम्मिलित हो, चाहे वह भारत में सम्मिलित हो। अब जम्मू कश्मीर की स्थिति की बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम था हरि सिंह
गौड़, और इनके जो सेनापति थे उनका नाम था मेहर चंद। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर ने इसके आधार पर निर्णय लिया कि हम ना इसमें जाएंगे ना इसमें जाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, हम ना इसमें जाएंगे ना इसमें जाएंगे। पाकिस्तान की स्थिति ये थी कि यहाँ की आबादी मुस्लिम थी, पाकिस्तान का निर्माण जो है धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए पाकिस्तान प्रयास करता था कि कैसे हम जो है इस क्षेत्र को इसमें मिला लें, लेकिन यहाँ का राजा इसमें मिलने को तैयार नहीं था, वो स्वतंत्र अस्तित्व अपना बनाए रखना चाहते थे। इसी संदर्भ में जब जम्मू कश्मीर ने अलग रहने का निर्णय किया तो आगे चल के पाकिस्तानियों ने कबीलों के भेष में, कबीलाई भेष में इस जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। अब जम्मू कश्मीर पर जब आक्रमण किया वो अवधि थी 22 अक्टूबर 1947। जब उसने आक्रमण किया तो जो वहां के राजा हरि सिंह गौड़ थे, इनके पास संसाधन थे नहीं उससे लड़ने के लिए, ये भागे भागे भारत में आते हैं नेहरू जी के पास। अब यहां पर जब इन्होंने भारत से मदद किया, पाकिस्तानियों से हमारी सुरक्षा कीजिए, तो यहां पर यह प्रस्ताव रखा गया कि अभी आप सबसे पहले हमारे देश में शामिल हो जाइए, क्योंकि अभी आप एक अलग देश के रूप में अपनी मान्यता रख रहे हैं, ये अलग देश के रूप में मान्यता रख रहा है, भारत अलग देश के रूप में मान्यता लग रहा है। अभी भारत एक नया राष्ट्र है, अगर वह आपकी सहायता करता है, एक अलग देश के रूप में आप स्थापित हैं, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला हो जाएगा। तब पाकिस्तान किसी और देश से सहायता लेने की कोशिश कर सकता है और इस संदर्भ में एक युद्ध छिड़ सकता है। जब जम्मू कश्मीर इसमें शामिल हो जाएगा तो भारत का यह आंतरिक मामला हो जाएगा और यह पूरा मुद्दा भारत और पाकिस्तान के मध्य ही माना जाएगा। इसी के संदर्भ में हरि सिंह गौड़ ने अपने सेनापति मेहरचंद को भारत भेजा और अंत में जो है 26 अक्टूबर को भारत और जम्मू कश्मीर के बीच विलय पत्र पर सिग्नेचर हो गया। विलय पत्र अर्थात कि जम्मू कश्मीर ने भारत में शामिल होने का निर्णय कर लिया अपने कुछ मुद्दों को साथ लेकर। तो भारत ने यहां पर जो है उनकी सुरक्षा की पाकिस्तानियों से, परंतु यहां भारत ने एक गलती की। भारत की गलती ये थी कि इस पूरे क्षेत्र को, अर्थात मैं ये कह रहा हूं कि 1947 में जब कबीलाई वेश में आक्रमण किया पाकिस्तानियों ने, तो उन्होंने भारत के इस भाग को कब्जा कर लिया हुआ था, अर्थात वो इस भाग को अपने क्षेत्र में ले चुके थे, जबकि रेड क्लिफ रेखा यहां से जाती है। अब भारत में ये थोड़ी सी चूक हो गई कि भारत ने इस क्षेत्र को मुक्त कराए बिना ही जो है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है शांति के लिए अप्रोच लगा दी, अपना प्रयास करना शुरू कर दिया। फिर वहां पर मध्यस्थता हुआ और भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच जो है युद्ध विराम की बातचीत हुई। उसमें डिसाइड ये हुआ कि वर्तमान में भारत और पाकिस्तान की सेनाएं जहां पर भी हैं वहीं पर रुक जाएं और आगे चलकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक जनमत संग्रह कराया जाएगा और उस आधार पर जो है जम्मू कश्मीर में डिसाइड किया जाएगा कि यहाँ की पब्लिक यहाँ जाना चाहती है या फिर ये भारत में रहना चाहती है। अच्छा, अब बात करते हैं पाकिस्तान यहाँ क्यों जम्मू कश्मीर को इसमें शामिल क्यों नहीं होने देना चाहता है। तो इसका कारण ये था कि यहाँ का जो शासक था हरि सिंह गौड़, ये हिंदू था, लेकिन यहाँ की पूरी आबादी मुस्लिम थी। पाकिस्तान का ये आरोप था कि हरि सिंह गौड़ वह अपने मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य की भावनाओं की कद्र ना करके भारत में शामिल होने का प्रयास किया, क्योंकि यहाँ की मुस्लिम आबादी पाकिस्तान में शामिल होना चाहती। ये पाकिस्तान का तर्क है। अब भारत ने क्या किया, यहाँ पर विलय पत्र पर सिग्नेचर करने के बाद जब यहाँ पर उसकी सुरक्षा की यूनाइटेड नेशन में गए और फिलहाल दोनों भारत ने इस क्षेत्र को मुक्त कराए बिना ही संधि प्रस्ताव को एक तरह से शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि जब तक कोई अस्थायी हल नहीं निकलता है जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य, तब तक सेनाएं जहां पर है वहीं पर टिकी रहेंगी। इसी सेना को, इसी सीमा रेखा को बोला गया LOC, अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल।
क्या बोला गया? लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका एक हिंदी में नाम कह सकते हैं नियंत्रण रेखा। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है, ये देख रहे हैं आप ना, इसी पोर्शन में बात कर रहा हूं। अगर मैं इस पोर्शन में इस तरह निशान बना दूं तो आप इसे स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। ये वही क्षेत्र है जो पाकिस्तान द्वारा भारत का कब्जा किया हुआ क्षेत्र था। लाइन ऑफ कंट्रोल का भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। फिर मैं स्पष्ट कर दूं कि ये ऐसा जम्मू कश्मीर का भाग है जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। भारत ये कहता है कि रेड क्लिफ लाइन ही वास्तविक विभाजन रेखा है, परंतु पाकिस्तान इसे मान्यता नहीं देता है। वह कहता है कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। जब तक भारत और जम्मू कश्मीर के बीच ये डिसाइड नहीं हो जाता है कि जम्मू कश्मीर किसका है, तब तक जो जहां पर था वहीं पर रहेगा। अर्थात पाकिस्तान ने अगर इतना भाग कब्जा कर लिया है तो वो इसके इस तरफ रहेगा और भारत की सुरक्षा सेनाएं इस तरफ रहेंगी, और इसी रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया, अर्थात नियंत्रण रेखा की बात की गई। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा इसमें कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके इधर पाकिस्तान है। जो यूनाइटेड नेशन का जो शांति प्रस्ताव था उसमें एक बात कही गई थी कि यहां पर जनमत संग्रह होगा, परंतु किस स्थिति में होगा? जब दोनों सेनाएं अपने पुराने स्थिति में चली जाएंगी। अर्थात भारत जम्मू कश्मीर को छोड़ के इधर आ जाएगा, पाकिस्तान इस पोर्शन को छोड़ के यहां हो जाएगा, तब जम्मू कश्मीर जो है यहां पर जनमत संग्रह होगा और यहां के लोग निश्चित करेंगे कि वो किधर जाएंगे। परंतु पाकिस्तान ने यहां से अपनी सेनाएं वापस नहीं ली, फलस्वरूप भारत ने भी अपनी वास्तविक स्थिति यहां बनाए रखी और वर्तमान में भारत के अधिकार क्षेत्र में जम्मू कश्मीर का ये भाग आता है, और जम्मू कश्मीर के जिस भाग को पाकिस्तानियों द्वारा कब्जा किया गया, इस भाग को पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में जाना जाने लगा। तो ये पूरा आपके जम्मू कश्मीर की स्थिति है कि इसको लेकर क्या विवाद हुए और वास्तविक स्थिति क्या है, एलओसी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीजें मैंने आपको यहां पर स्पष्ट रूप से बता दी। अब बात करते हैं हम मैकमोहन रेखा को लेकर क्या विवाद है भारत और चीन के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की जड़ जम्मू कश्मीर है कि ये किस में शामिल होगा, उसी तरह भारत और चीन के बीच जो विवाद का प्रमुख घटक है वो आपका है तिब्बत क्षेत्र। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर एक राज्य क्षेत्र है जिसे भारत अपना बताता है और पाकिस्तान का विरोध करता है, उसी तरह चीन जो है इस तिब्बत क्षेत्र को अपने अधीन बताता है और इसका भारत द्वारा सहायता का विरोध करता है। तिब्बत की स्थिति यह है कि चीन जब 1949 में स्वतंत्र हुआ, माओ से तुंग यहां का जो मुख्य माओ से तुंग जो यहां का प्रमुख नेता था, उसने 1949 में चीन को मुक्त कराया। उस समय चीन एक अलग देश था, यहां भारत की स्थिति है और बीच में एक बफर स्टेट था जिसका नाम था तिब्बत क्षेत्र। तिब्बत उस समय अपने आप को स्वायत्त मानता था। इसी संदर्भ में अगर 1914 की बात करें तो तिब्बत एक हो गया, भारत दो और चीन, इन तीनों ने मिलकर जो है मैकमोहन रेखा का डिसाइड किया कि यह भारत और चीन के बीच में है। परंतु आगे चलकर जब चीन ने अपने आप को आज स्वतंत्र करा लिया तो उसने तिब्बत के स्वतंत्र अधिकार को मान्यता देना बंद कर दिया और इसी संदर्भ में 1950 में चीन की सेना ने तिब्बत क्षेत्र पर आक्रमण किया। कंडीशन यह हुई कि चीन ने तिब्बत के बहुत क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। भारत उस समय उतना मजबूत नहीं था, इसके साथ ही इसने शांति की स्थापना के लिए 1954 में
भारत और चीन के बीच एक संधि हुई। इसी के तहत पंचशील सिद्धांत के तहत 5 बिंदुओं का जिक्र किया गया और भारत ने यहां पर तिब्बत को एक मान्यता प्रदान कर दी। ये इसके मान्यता प्रदान कर दी, जो भी अंतर्राष्ट्रीय बातें रही हों। लेकिन आगे चलकर भारत को ये आभास हो रहा था कि चीन अगर तिब्बत को अपने नियंत्रण में ले रहा है तो वहां विकास कार्य करेगा, वहां मानवतावादी रुख अपनाएगा और इस क्षेत्र के हित में काम करेगा। परंतु चीन के इरादे साम्राज्यवादी थे, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि 1959 में आते आते चीन की नीतियों के विरुद्ध यहां पर जन विद्रोह भड़कना चालू कर दिया और इसी परिप्रेक्ष्य में गृह युद्ध हुआ 1959 में इस क्षेत्र में, और चीन ने इस क्षेत्र का बलपूर्वक इसके विरोध का दमन किया, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जो भी तिब्बत के धर्मगुरु थे दलाई लामा, वो अपने समर्थकों के साथ भारत के हिमाचल प्रदेश में शिमला में शरण ले लिया। और धीरे धीरे चीन, जब दलाई लामा को शरण दिया गया तो चीन और भारत के बीच संबंध खराब होने लगे, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि चीन धीरे धीरे 1959 से 1962 के मध्य इन क्षेत्रों पर धीरे धीरे कब्जा करने लगा और अंततः 1962 में अचानक चीन ने भारत के इस पोर्शन पर आक्रमण कर दिया और बाद में हालांकि समझौता हुआ शांति प्रयास के लिए और चीन ने भारत के इतने भाग को अपने कब्जे में रखा और उसकी सेनाएं मैकमोहन रेखा को पार करके कहीं न कहीं इस पूरे क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित कर ली और इस क्षेत्र को ही हम कहें अक्साई चीन, अर्थात अक्साई चीन भारतीय जम्मू कश्मीर राज्य या वर्तमान में भारतीय लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का वह भाग है जो 1962 तक चीन ने अपने कब्जे में कर लिया था और उसकी सेनाएं वर्तमान में यहां पर खड़ी रहती हैं। अर्थात मेन विभाजन रेखा तो यह है, परंतु नियंत्रण की बात करें तो भारत का नियंत्रण केवल इतने पोर्शन पे है और इस पोर्शन पे चीन का नियंत्रण है और इस पोर्शन पे जम्मू कश्मीर का नियंत्रण है। इस लाइन को बोला गया LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मैं लिख देता हूं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा। ठीक है, ये LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC का हिंदी नाम नियंत्रण रेखा, LAC का हिंदी नाम वास्तविक नियंत्रण रेखा। ठीक है, तो ये आपके चीन या उससे संबंधित विवाद का कॉन्सेप्ट है और ये पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं इस पोर्शन की। यह जम्मू कश्मीर के कुछ भागों का पाकिस्तान ने, मैंने आपको बताया, कबीलाई भेष में उस पर कब्जा कर लिया था। आगे चलकर 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, उस समय पाकिस्तान ने चीन से अपनी दोस्ती को बढ़ाना प्रयास किया भारत के विरोध में और इसी संदर्भ में उसने कुछ क्षेत्रों को प्रदान कर दिया चीन को। ऐसे ये भारतीय क्षेत्र थे जो कि पाकिस्तान द्वारा कब्जा कर लिए गए थे और 1963 में चीन को सौंप दिए गए। तो ये जम्मू कश्मीर की स्थिति है। इसके कुछ पोर्शन पे जो है वो पाकिस्तान का अधिकार है, कुछ पोर्शन पे जो है चीन का अधिकार है। इसे अक्साई चीन कहा गया, इसे POK कहा गया और इसके साथ ही इन क्षेत्रों को आप देखें, ये पाकिस्तान द्वारा चीन को सौंपा गया 1963 का भाग है। अब यहाँ एक स्थिति बनती है जम्मू आपके अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान एकमात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से लगती है कि जो तो सबसे छोटी भारत के साथ सीमा रेखा है, दूसरी ये ऐसी सीमा रेखा है जो कि भारत से लगती है परंतु भारत के नियंत्रण में नहीं है। अर्थात यदि भारत अफगानिस्तान इधर से जाना चाहे तो नहीं जा सकता है क्योंकि भारत के कुछ क्षेत्रों पर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया है। अब भारत के इन क्षेत्रों का नाम हम लिख लेते हैं
इसका नाम है आपका गिलगित। नाम सुना होगा आपने, गिलगित। गिलगित अर्थात ये गिलगित जिला जम्मू कश्मीर का है। वर्तमान में अब तो नए विभाजन के अनुसार लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। तो गिलगित जिला अफगानिस्तान से लगता है और यहीं पर एक और जिला भारत का है जो कि पाकिस्तान के अधिकार में है और वर्तमान में अफगानिस्तान और लद्दाख के बीच में पड़ता है। इसका नाम है बाल्टिस्तान। बाल्टिस्तान। तो इन चीजों पे आप ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार भारत के जम्मू कश्मीर की स्थिति है। जम्मू कश्मीर आप देख रहे हैं कि ये विभिन्न राष्ट्रों से घिरा है। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन और एक तरफ अफगानिस्तान। अब जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और चीन के बीच हमेशा विवाद रहा है। हमने आपको स्पष्ट किया पाकिस्तान भारत के बीच विवाद की जड़ क्या है, ये रेड क्लिफ स्थिति क्या है, एलओसी स्थिति क्या है और अन्य चीजें स्थिति क्या है। अब आप यदि मैप को ध्यान से देखें तो एलओसी को आप ध्यान से देख रहे हैं। एलओसी में यहां आप इस तरह जाइए, देख रहे हैं मैंने यहां पर स्थिति नहीं बनाई है, यहां पर मैंने कुछ भी यहीं पर रोक दिया है। कारण यह है कि जब एलओसी का डिसाइड हुआ तो उस कंडीशन में जो है ये रेखाएं यहां तक ही बनाई गई। जैसे कि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, 1962 में इसके बीच युद्ध हुआ, 1971 में बांग्लादेश मुक्त हुआ जिसमें भारत ने उसकी सहायता की पाकिस्तान से मुक्त कराने की। तो इन सब के परिप्रेक्ष्य में, इन सब के बाद 1972 में जो है शिमला, भारत के शिमला में एक सम्मेलन हुआ जिसमें पाक और भारत के मध्य बैठकर इस एलओसी लाइन का निर्धारण किया गया कि ये क्षेत्र किन किन जगह से जाएगा जिससे शांति स्थापित किया जा सके। इस क्षेत्र तक ही केवल इन चीजों का निर्धारण किया गया एलओसी का, इसके इधर छोड़ दिया गया। कारण यह है कि इसके पास आप ध्यान देंगे तो ये जो पूरा आपका क्षेत्र यहीं पर काराकोरम स्थान है जहां पर सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर यह विश्व के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में आता है जहां पर कि आपका मोटे मोटे सियाचिन में आपके जो है एक ग्लेशियर बहुत विशाल है। तो यहां पर एक आम मनुष्यों का पहुंचना संभव नहीं है, तो इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया गया और बाद में चल के ये विवाद की जड़ हुआ और वर्तमान में ही ये विवाद अभी प्रारंभ है, क्योंकि बाद में चल के पाकिस्तानियों ने इस पर जो है भारत में घुसपैठ करने के लिए इसका प्रयोग करने लगे। तो दोनों के बीच ये डिसाइड नहीं हो पाया क्योंकि एलओसी की रेखा यहीं पर डिसाइड है। तो इसलिए भारत अपना पक्ष कहता है कि एलओसी जो आपकी ये लाइन चल रही है, ये एलओसी लाइन वास्तव में यहां से मुड़ के ऐसे है और पाकिस्तान का पक्ष ये है कि ये ऐसे लाइन नहीं है, ये वास्तव में एलओसी लाइन जो है वो ऐसे है। तो इसको लेकर सियाचिन ग्लेशियर का विवाद ये है। भारत कहता है कि ये हमारे में है और पाकिस्तान कहता है कि ये जो है एलओसी ऐसे जाती है, अतः ये उसके में है। तो जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इसके साथ चीन का तिब्बती क्षेत्र और अक्साई चीन, एलओसी, एलएसी और इसके साथ ही मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा और डूरंड रेखा, इन सबसे संबंधित क्या प्रमुख पहलू रहे हैं, क्या प्रमुख विवाद रहे हैं, इनकी वास्तविक स्थिति क्या है, इन सब सेक्शन में हमने चर्चा की। तो आप इसको एक मैप बनाएंगे। आई होप कि आप मैप बना रहे होंगे। आप उसमें सभी चीजों को धीरे धीरे पुट करके रखिए और तत्पश्चात आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और उसके संबंधित क्षेत्रों में क्या क्या विवाद, क्या क्या डिस्प्यूट रहे हैं और उनका एक तरह से क्या क्रमबद्ध घटनाक्रम रहा है और वर्तमान स्थिति उनकी क्या है। तो इन सबको आप अध्ययन करिए और निश्चित रूप से इस विषय में फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।